हैं मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दो अहम फैसले सुनाए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मदरसे बंद करने के फैसलों पर रोक भी शामिल है। और इसके अलावा मौजूदा वक्त में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि ये रोक अंतरिम है और अभी फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई है जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया जाना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता लेने वाले मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र भी आते हैं। दरअसल पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में हुई, जहां पर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर बेंच ने सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिया। अब पूरा मामला क्या है ये समझ लीजिए। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बीती 7 जून और 25 जून को सिफारिश की थी, जिसमें यह बताया गया कि मदरसों में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 12 अक्टूबर को कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इनकी जांच की जानी चाहिए। आयोग ने इस मामले में सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन के नियमों का पालन नहीं करते। इसे लेकर बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें आयोग ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे कि बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। इस सिफारिश के बाद 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग की सिफारिश का समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसी के बाद 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने और मदरसों के बच्चों का स्कूलों में तत्काल ट्रांसफर करने के लिए कहा था, जबकि त्रिपुरा सरकार ने भी 28 अगस्त 2024 को ऐसा ही निर्देश जारी किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न केवल इस पर रोक लगाई है, बल्कि केंद्र सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्यों को भी नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हालांकि बेंच ने साफ किया है कि ये अंतरिम रोक है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। कुल मिलाकर अब 4 हफ्ते के बाद जब इस मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जवाब सामने आएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक ये रोक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच अब तेज हो गई है। आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम गांदरबल पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की कमान संभाली है। यही वजह है कि इस आतंकी वारदात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। चंद रोज ही बीते हैं जब उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने की शपथ ली है, लेकिन नई सरकार के सत्तासीन होते ही जम्मू कश्मीर पर आतंक की मुसीबत टूट पड़ी है। महज 3 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि इस वारदात पर गृह मंत्रालय की तरफ से दहशतगर्दों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में
मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गांदरबल आतंकी हमले में केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से हमले की जानकारी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन को लेकर भी डीजीपी के साथ चर्चा की है। हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इस आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है। राहुल गांधी ने हमले को कायरतापूर्ण और अक्षम्य बताया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले, इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है। इस मुद्दे पर पीडीपी ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान का जिक्र किया है। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान अपराधियों जो आतंकवाद है उसके एक कायरतापूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें
उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है जैसे। सवाल यही है कि आखिर कब तक दहशतगर्दी का यह खूनी खेल चलता रहेगा, कब तक कायर आतंकी छिप छिप कर वार करते रहेंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव विवादों में है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर उनकी ओर से दिए गए बयान, विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर उन्होंने सीजेआई के लिए ऐसा क्या बोल दिया और उनके इस बयान पर राजनीति क्यों गरमाई हुई है, रिपोर्ट में देखिए। आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। Should I take notice of them? ये समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लेकर दिया गया वो बयान है जिसे हम सुना नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल राम मंदिर के फैसले पर जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर पत्रकारों ने जब समाजवादी नेता रामगोपाल से सवाल किया तो उनका गुस्सा देखने लायक था। झल्लाहट ऐसी कि जुबान से कुछ ऐसे विवादित शब्द निकल गए जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो क्या, जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या should I take notice of them? रामगोपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नाम में प्रोफेसर भले ही लगा हो, लेकिन उनकी हरकतें शैतान बच्चों जैसी हैं। रामगोपाल यादव जी ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के प्रति किया है, ये न्यायपालिका की अवमानना भी है। समाजवादी पार्टी के संस्कारों को दिखाता है कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदाजनक है और समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन उनके आचरण शैतान बच्चों जैसे हैं। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले आते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या मामले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आपकी आस्था है तो भगवान हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इससे खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भगवान से रामगोपाल के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रही है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। सनातन में सर्वोपरि शक्ति कोई है जिसको हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमेशा कहते हैं कि सद्बुद्धि हमें दो ताकि हम अच्छा काम कर सके। चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो। वो लोग भी मैंने देखा, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर विवादित टिप्पणी देने के बाद मचे सियासी घमासान को भांपते हुए रामगोपाल यादव ने तुरंत पलटी मार ली। उन्होंने कहा कि सीजेआई को लेकर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया ही नहीं। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो?
और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। खैर, अब सफाई से क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि तीर तरकश से निकल चुका है। वैसे भी कहते हैं कि पहले तोलिए फिर बोलिए, और राजनीतिक जीवन में तो इसका और भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।